नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश में इन दिनों कोरोना को लेकर हालात बेहद डराने वाले हैं। भारत सरकार से लेकर राज्यों की सरकारें अलग अलग राज्यों की स्थिति के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर फैसले ले रखी हैं, कड़े कदम उठाए जा रखे हैं। इन बड़े फैसलों और कड़े कदम को लेकर प्रशासन जी जान से जुटा है। प्रशासन तमाम फैसलों को लागू करवाने में जुटा है, जनता को भी जागरूक कर रहा है। तो कुल मिलाकर बड़ी जो चुनौती है वो प्रशासन के सामने भी है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, लेकिन क्या क्या ये हैं और साथ ही पंचकुला में क्या हालात हैं कोरोना को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पंचकुला के जिला उपायुक्त मुकेश आहूजा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मुकेश आहूजा जी आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद। पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि पंचकुला में हालात क्या है कोरोना को लेकर, क्योंकि देश में तो देखिए बहुत डराने की, हालांकि हमारी मंशा नहीं, लेकिन डराने वाली स्थिति हो गई है। क्या कुछ हालात हैं, कितने मामले सामने आ रखे हैं और क्या अब जो थोड़ा लगा कि ग्राफ डाउन आया, कह सकते हैं स्थिति कंट्रोल में है? अगर कोरोना की बात करें तो महामारी निश्चित रूप से है और रूप भी भयावह है, परंतु अगर उसमें पंचकुला की बात करें तो 11 तारीख से लेकर कल 15 तारीख 16 तारीख तक जितने केसेस की अगर संख्या देखते हैं सैंपल्स के हिसाब से, तो उसकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। 11 तारीख को हमारे जैसे 670 केस थे, तो ये प्रतिदिन इसमें गिरावट आ रही है। तो कल 15 तारीख को इसमें 234 केस रिपोर्ट हुए, यानी कि उस हिसाब से जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं उसकी संख्या में कमी आ रही है। और जहाँ तक इंतजामात की बात है, पंचकुला ज़िला के अंदर जो मेजर फैसिलिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर 5 हॉस्पिटल्स हैं और एक सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 का अपने आप में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो सब किस्म के लोगों को सुविधाएं दे रहा है। तो सभी हॉस्पिटल्स में मिलाकर के हमारे पास 784 बेड्स हैं, जिसमें से केवल 308 तो विदाउट ऑक्सीजन है, बाकी सभी बेड्स पे हमारा ऑक्सीजन सपोर्टेड है। और उसमें से 127 बेड्स में आईसीयू जैसी फैसिलिटीज़ हैं, जिसको बाईपैप वेंटिलेटर इत्यादि कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट आ रहे हैं, सभी का इलाज भी किया जा रहा है। और कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई, कोई 1-2 घटनाएं छोड़कर, कि किसी को बेड ना मिला हो। आईसीयू की स्थिति, आईसीयू बेड्स की कई बार स्थिति हो जाती है, अदरवाइज स्थिति कंट्रोल में है। जहाँ तक सैम्पलिंग और दूसरे इलाकों के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर जो प्रश्न है कि इसका जो स्प्रेडिंग है वो किस तरीके से हो रही है, हमने ग्रामीण क्षेत्रों का 3 दिन लगातार रैंडम सैम्पलिंग करवाई। उस रैंडम सैम्पलिंग से कुछ निष्कर्ष निकल के आया। कुछ गाँव में तो 0 केसेस भी रिपोर्ट हुए, चूँकि रैंडम थी, 0 नहीं कह सकते, पर रैंडम सैम्पलिंग में 0 आए। कुछ गाँव के अंदर हमारी पॉजिटिविटी 10% और या उससे भी ज़्यादा आई। तो अब जो हरियाणा सरकार की जो नीति है, जो हमारे को सर्कुलर जारी हुआ है, और उसके तहत हमने एक प्लानिंग करके जो हरियाणा का जो विलेजर्स का जो जनरल हेल्थ चेकअप है वो हमने कल से स्टार्ट किया है। 15 तारीख से वो स्टार्ट किया गया है। कल 35 गाँवों में वो कैंप लगे थे। आज म्यूनिसिपल एरिया के 15 गाँव ग्रामीण इलाकों में पहुंच हो सके इसका प्रयास हाँ जी। है। आपने इंटरस्टेट का भी जिक्र किया और हिमाचल से भी लगता है, राजधानी से भी लगता है, पंचकुला पंजाब से भी लगता है, और अगर जो संक्रमित हैं वो दूसरे राज्यों से भी आएंगे तो आप लोगों के सामने ज्यादा दिक्कत नहीं होगी या इस तरह की दिक्कत आ रही हो? वो हमारे लिए चैलेंज है कि चूँकि पेशेंट तो पेशेंट है, उसमें कोई हम बाउंड्रीज का ध्यान नहीं रखते, परंतु कोई भी आता है तो उसको इलाज सुनिश्चित करवाया जा सके, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। तो जिसके लिए हमारे पास, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और एक सरकारी अस्पताल है, प्रयास रहता है कि सभी को समुचित रूप से इलाज किया जा सके। अच्छा, इंडस्ट्रेट को लेकर अब सर केंद्र की ओर से भी कह दिया गया है कि आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो ऐसे हिमाचल के लोग आए या फिर पंजाब के लोग आए या फिर चंडीगढ़ से लोग आते ही हैं जाहिर तौर पर, तो इससे आपको लगता है कि संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा हो जाता है दूसरे राज्यों से पंचकुला को? अगर दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, अब तो देखो लॉकडाउन की स्थिति है हरियाणा में। लॉकडाउन की स्थिति के बाद हमने जो इंटरस्टेट नाकाज हैं उनके ऊपर, मूवमेंट के ऊपर, आवाजाही पे तो रोक लगाई है। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो परमिटेड व्हीकल्स हैं, उनकी तो आवाजाही है, रूटीन की जनरल मूवमेंट के ऊपर रोक है। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हालांकि काफ़ी रिलैक्स्ड कंडीशंस हैं लॉकडाउन में, एक्टिविटीज़ लगभग चल भी रही हैं, परंतु जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं स्पेशली कमर्शियल एरियाज़ के अंदर
वो बंद हैं, और लोगों का रूटीन में बाहर आना जाना उसके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। और जो बाहर लोग घूम रहे हैं उनसे ये श्योर कराया जाता है कि जो कोविड-19 का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी वो पालना करें। उसकी वजह से भी केसों में कुछ कमी आई है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, शुरुआत में हमने बात की और आपने भी ये दावा किया है कि अब ग्राफ थोड़ा डाउन है। क्या इसे लॉकडाउन का परिणाम देखें कि अब जो लॉकडाउन लगाया गया, बंदिशें लगाई गई या सख्ती बढ़ाई गई, उसका ही असर है? अगर बात करें तो कुछ लॉकडाउन का असर भी निश्चित रूप से है। आज 14 दिन हो गए, 15 दिन लॉकडाउन को चलते, और इसके सिवाय जो कोरोना का अपना बिहेवियर है वायरस का, वो भी एक कारण हो सकता है। तो आगे अभी मैं सोशल मीडिया पे ही देख रहा था कि 7 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाए जाने की संभावना है, तो उससे स्थिति और कंट्रोल में आएगी। लोगों को समझाना कितना मुश्किल आप लोगों के लिए रहता है, क्योंकि बहुत जगह से तस्वीरें हम खुद भी दिखाते हैं कि बेवजह लोग घरों से निकलते हैं या दुकानें बंद करने के बजाय जिन दुकानों को नहीं खोला जाना है उनको भी गुपचुप तरीके से खोलने की कोशिश की जाती है। तो लोगों को समझाना, मनाना, ये कितना डिफिकल्ट प्रशासन के लिए रहता है? देखो, इसमें मैं लोगों की गलती नहीं मानता, उनकी भी शायद मजबूरी रहती होगी, परंतु जहाँ तक जनता से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपील भी करूँगा कि वो अपनी आवश्यकताओं, मजबूरियों को कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप के साथ बैलेंस करें। बैलेंसिंग एक्ट में निश्चित रूप से यही निकल के आएगा कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। जी, और बहुत सारी रियायत भी इस बार सरकार की ओर से दी गई है, या कह लें कि पिछले साल वाला या पिछली बार जैसा लॉकडाउन नहीं है। क्या इससे भी ज्यादा रहा हो कि बहुत सारी भीड़ भी सड़कों पर हम देख सकते हैं, ट्रैफिक में भी बहुत ज्यादा खास असर नहीं है, बाजारों में भी दुकानें खुली मिल जाती हैं? देखो, जैसा मैंने पहले बताया कि जैसे कुछ परमिटेड एक्टिविटीज़ चल रही हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, जो परमिटेड सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, उसमें इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, वर्कर्स का भी आना जाना है, परंतु ये इंश्योर कराया जा रहा है कि जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना हो जाए। उसकी पालना होने के बाद संक्रमण का इतना ज़्यादा खतरा नहीं रह जाता। जी, साथ ही देश में कई हिस्सों से ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की जानें जा रही है, जो कि वाकई दुखद भी है। कहां से इस बात को सुनिश्चित किया गया और कहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है कि जिले में कम से कम इस तरह की परेशानी ना हो? हमारे को जो रुड़की के प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, लिक्विड ऑक्सीजन की, वो निर्बाध गति से हमारे को प्राप्त हो रही है। इन एडिशन टू दैट हमारे पास जो सिलेंडर्स हैं उसको टाइम टू टाइम फिल कराया जाता है। फील्ड सिलेंडर्स की हमारे पास पर्याप्त संख्या है, तो इसमें कोई किल्लत वाली ऐसी बात नहीं है। वो प्रॉब्लम कभी नहीं आई कि मरीज़ों के कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं इनके इलाज में कभी बाधा आई हो, और मैं ऐसी आगे फोर्स ही भी नहीं करता, क्योंकि अगर कभी रुड़की के प्लांट में एक आध बार दिक्कत भी आई है तो हमें प्रदेश के दूसरे भागों से ऑक्सीजन की सप्लाई कराई गई है। जी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई गई है। साथ ही बहुत सारे लोग वो हैं सर, आप जानते हैं, जो कि एक दूसरे की मदद कर रखे हैं इस दौर में। कुछ लोग वो हैं जो कि मुनाफा कमाने की कोशिश में हैं, कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो जिले में रेमडेसिविर की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, या बाकी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी कालाबाजारी ना हो, इस बात को लेकर किस तरह से निगाह आप लोगों की ओर से रखे गए? जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन को लोगों को उनके घरों पर ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया करवाने के लिए जो हरियाणा सरकार द्वारा जो पोर्टल है ऑक्सीजन hr.nic.in, उसके ऊपर अगर कोई अप्लाई करता है तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उसके अगले 3 घंटे के अंदर अंदर अगर वो पात्र है तो उसके घर पे सिलेंडर पहुंचा दिया जाए और खाली सिलेंडर उससे ले लिया जाए। तो ऑक्सीजन पे जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से सरकारी विभागों का है, इसलिए उसमें कोई कालाबाजारी का चांस नहीं है और ना ही कोई इस तरह का इंसिडेंट हमारे सामने आया है। जहाँ तक रेमडेसिविर की बात है, ये स्टेट की सप्लाई है, इसके बारे में सरकार द्वारा कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी दिन में 3 बार बैठती है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को या किसी अन्य अस्पताल को जब भी किसी पेशेंट के लिए ज़रूरत होती है, एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा है, उसमें भर के आता है, कमेटी डिसाइड करती है विद इन आवर्स, और उसके ऊपर फैसला ले लिया जाता है और रेमडेसिविर की अकॉर्डिंगली सप्लाई की जाती है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं सर, क्योंकि काफ़ी लोग वो हैं जो कि अस्पतालों में एडमिट नहीं हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम हैं? जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए हमारी 25 टीमें बनी हुई हैं। ऑन एन एवरेज प्रत्येक जो पेशेंट है उसको एक से दूसरे दिन उसको पास वो टीम जाती है और उनका हालचाल जाना जाता है। जो होम आइसोलेशन में जिनकी तबीयत, जिनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा या किसी किस्म की गड़बड़ी है,
तो उनको रूटीन में जहाँ भी उनकी सेहत के मुताबिक शिफ्ट किया जाता है, जैसी भी फैसिलिटी में ज़रूरत हो। इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा कि जो हरियाणा सरकार की जो हिदायतें हैं उसके अनुसार हम होम आइसोलेशन के लिए 15 आइटम्स की किट जो आज ही हमने देनी सुनिश्चित की हैं। बुडनपुर राजीव कॉलोनी एरिया में, कुछ कालका क्षेत्र में, कुछ सेक्टर्स में जो होम आइसोलेशन की टीमें हैं वो किट्स पहुंचा रही हैं, जिसमें एलोपैथी की मेडिसिन भी हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, स्टीमर और कुछ आयुर्वेद की मेडिसिन भी हैं। वो लोगों के घरों तक विद प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन की कब कब कौन कौन सी दवाई लेनी है, किस इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है, ये सारा लिख के उनको दिया जा रहा है ताकि होम आइसोलेशन में लोग सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल। और देखिए, अब तक राहत ये थी कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना नहीं पहुंचा था, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। तो उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से अगर हम बात करें, क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं सीएचसी को लेकर, पीएचसी को लेकर, आइसोलेशन वार्ड्स को लेकर? इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसके अंदर आज के दिन डोर टू डोर सर्वे स्टार्ट हुआ है। हर गांव में 2 टीमें नियुक्त की गई हैं। एक का नाम फील्ड टीम है जो डोर टू डोर सर्वे करती हैं। उस सर्वे के दौरान कोई भी सस्पेक्ट केस आता है तो एक टेस्टिंग के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है जो गांव की किसी भी कम्युनिटी बिल्डिंग में वो स्टेशनड है। वो सस्पेक्ट केस वहाँ आता है, उसकी पूरी तरीके से जांच की जाती है और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसी गांव की किसी कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर हमने वहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाया है। तो ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी कोरोना पॉजिटिव है रैपिड टेस्ट में उसको उस आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, क्योंकि गांव के अंदर जो होम आइसोलेशन के अंदर ज़्यादा रहना उसमें मिक्सिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं। और ये भी एक ट्रेंड आया है कि आज के दिन की किसी को एक को अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसके परिवार के सभी लोगों को हो जाता है। तो इस स्थिति के मद्देनज़र हमने ये निर्णय लिया है कि उन लोगों को आइसोलेट किया जाए और आइसोलेशन के दौरान उनका पूरा ख्याल रखा जाए। और अगर कोई पेशेंट की तबीयत इस तरीके से है कि वो वहाँ रहने के लिए फिट नहीं है तो उसको हम किसी भी अपनी फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट करेंगे। ग्रामीण इलाकों की ही बात करेंगे आहूजा जी, चूंकि आप जानते हैं हरियाणा में खास तौर पर ये कल्चर है हुक्का पीने का, चौक चौपाल पर बैठने का, बातें करने का, भाईचारे के नाम पर या आपसी तालमेल के नाम पर। तो ऐसे में ग्रामीणों को समझाना क्या काफी डिफिकल्ट रहा प्रशासन के लिए? क्या आप कुछ समय के लिए रुके, उसके बाद ये सब कीजिएगा? ऐसी हमें कोई समस्या नहीं आई है। जो पंचकुला का विशेषकर जो ग्रामीण अंचल है वहाँ वो भी अर्बनाइज्ड कल्चर जैसा है, लोग समझदार हैं। कहीं भी हमें ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि किसी ने ज़्यादा अवहेलना की हो। कोई इक्का दुक्का मामले ज़रूर होते हैं, उनके ऊपर उनकी स्थिति के मुताबिक फैसला किया जाता है, एक्शन भी लिया जाता है, परंतु इतने ज़्यादा बड़े गांव भी नहीं हैं और उस टाइप का कल्चर पंचकुला में नहीं है। तो पिछली लहर को आपने देखा और पिछले स्ट्रेन को आपने देखा, इस बार कितना अलग और कितना मुश्किलों भरा आप मानते हैं? क्योंकि देखिए रोजाना औसतन जो मामले सामने आ रहे थे सर, उसमें बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। और लोग इस बार बड़ी दिक्कत ये है कि लोग मानने को भी तैयार नहीं। कोई रैलियों का हवाला देता है, कोई कहता है कि जो भी टेस्ट करवाता है उसकी रिपोर्ट ही पॉजिटिव आती है, वहां फर्जीवाड़ा आके, तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल। देखो, अगर इसको पहले के कोरोना की वो पोजीशन से तुलना करें तो निश्चित रूप से स्थिति थोड़ी सी गंभीर जरूर है, काफ़ी गंभीर है। पीछे कोरोना में केवल मेडिकेशन से ही काम ज़्यादा चल रहा था। अब की बार जो कोरोना के पेशेंट्स हैं मॉडरेट टू सीवियर, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, यानी कि लंग्स पे इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, जिसके ऊपर हम अपनी पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। जो हेल्थ विभाग इसमें लगा हुआ है और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। जी, निजी अस्पतालों की बात करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में निजी अस्पताल भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। तो काफी जगह से ये भी खबरें आती हैं सर, कुछ अस्पताल बेहतरीन काम कर रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो ले रखे हैं। तो वहाँ किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स निश्चित रूप से जो कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई है इसको सरकार के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे मामले हमारे ध्यान में आए कि जहाँ पे कुछ ओवर चार्जिंग की बात आई या एडमिशन के संदर्भ में कुछ ऐसा मामला आया, तो उसके लिए हमने एक कमेटी बना रखी है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर एक्साइज डिपार्टमेंट की। तो उसमें 4 डॉक्टर्स भी हैं और वो कमेटी निरंतर उस पर वॉच रखे हुए हैं। जी, तो लगातार निगरानी आप लोग रख रहे हैं। इससे पहले की अगर बात करें, जबकि जिंदगी सामान्य थी या फिर कोरोना नहीं आया था, उस वक्त में और अब
बतौर डीसी, जिला उपायुक्त के नाते आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आए हैं, कितनी तब्दीली? हम अपनी तरफ कम ध्यान दे के पब्लिक की सुविधाओं को और उनकी विशेष चिंता रखते हैं, तो इस वजह से तब्दीली तो निश्चित रूप से आई है। जैसे ऑफिस की वर्किंग काफ़ी इफेक्ट हुई है, डे टू डे वर्किंग नहीं हो रही है, और जो टाइमिंग्स हैं कार्य की, ये भी 14 से 15 घंटे तक रूटीन में होता है। फील्ड में आपने बताया कि 14 से 15 घंटे आप रहते हैं, तो इस दौरान उम्मीद तो ये की जाती है जाहिर तौर पर कि आप अस्पतालों में भी जाएंगे या बाकी जो हैं जगह जहां पर काम किया जा रहा है वहां पे भी आप विजिट करेंगे, जायजा आप लेंगे। तो कभी आपको लगा कि खामियां हैं काफ़ी और अगर उन पर एक्शन ना लिया जाए तो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं? आज की स्थिति के मुताबिक हमें जहाँ भी जाना होता है, चाहे हॉस्पिटल की बात हो या मीटिंग की बात हो या कार्यालय में काम करने की बात हो, ज़्यादा समय कोविड की लड़ाई में जा रहा है। और इसमें जिस तरह का भी निर्णय करना होता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के, ताकि ये सेवा किसी तरीके से बाधित ना हो, उस तरीके से निर्णय किए जाते। बिल्कुल। तो अभी तक कोरोना को लेकर हमने बात की और क्या कुछ दिक्कतें हैं उन पर हमने बात की। वैक्सीनेशन को लेकर बात करेंगे सर, डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर? डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन पहले तो हम सेकंड डोज पे फोकस कर रहे थे, परंतु अब जो कोविशील्ड का आया है कि 12 से 16 घंटे के बाद, 16 हफ्ते के बाद ये कोविशील्ड लगेगी, तो अब हम 18 टू 44 और 45 प्लस की जो फर्स्ट डोज है उस पर फोकस कर रहे हैं। और उसमें मेनली फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कंजस्टेड एरियाज़ में रहते हैं या जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो अब तक बचे हुए थे, हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे कोरोना ना फैले। उसको बचाने के लिए वैक्सीनेशन का भी एक सहारा लिया जाएगा। जी, शुरुआत में जब वैक्सीन आई या बनाई गई तब राजनीति हुई, हालांकि वो अलग विषय है, विपक्ष की ओर से सवाल पूछे गए, वो भी अलग बात है। प्रशासन की अगर बात करें, क्या आप लोगों को मना पा रखे हैं कि आप तमाम शंकाएं दूर करें, जहन में कोई सवाल है उनको दूर करते हुए वैक्सीनेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगवा पाएँ? आज के दिन ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो लोग काफ़ी उत्सुक हैं कि वैक्सीनेशन करवाई जाए। लोगों में काफ़ी जागरूकता है इनिशियल डेज में, और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर, साथ ही बाकी जिलों की अगर बात करें, खास तौर पर जो राष्ट्रीय राजधानी से लगते जिले हैं, जिसमें आप गुरुग्राम की बात करते हैं, फरीदाबाद सोनीपत की बात करते हैं और उनके बाद हिसार की अगर आप बात करते हैं, तो वहां स्थिति बहुत खराब है पंचकुला के मुकाबले भी, कुछ जिलों के मुकाबले। तो कौन से फैक्टर आपको लगते हैं कि पंचकुला में स्थिति कंट्रोल में हो सके बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले? मैं इसमें जनता का काफ़ी सहयोग मानता हूँ कि जो यहाँ की पंचकुला वासी हैं, इनका कोरोना की लड़ाई लड़ने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है। जो यहाँ की NGOs हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया है। इवन IEC एक्टिविटीज़ में भी इनका काफ़ी सहयोग रहा है। और जहाँ तक इक्विपमेंट की बात है, हमारे यहाँ स्टेप डाउन फैसिलिटीज़ हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है इनका जो गेस्ट हाउस है, पंजाब नेशनल बैंक का गेस्ट हाउस है सेक्टर 6 में, इसमें है। एक सेक्टर 9 निरंकारी भवन में स्टेप डाउन फैसिलिटी है। उन फैसिलिटीज़ का हमें ये फ़ायदा रहा है कि हॉस्पिटल से हम पेशेंट को डिस्चार्ज करके 2, 3, 4 दिन आवश्यकता अनुसार वहाँ रखते हैं, और जो हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो नए पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। उस वजह से भी हम पेशेंट्स का जो मैनेजमेंट है उसको करने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, पिछले लॉकडाउन की अगर आप बात करते हैं, तस्वीरें देखी दर्शकों ने, हजारों किलोमीटर लोग जो प्रवासी मजदूर थे वो पैदल चले सर, बहुत सारा बड़ा संकट उनके सामने रहा। पंचकुला में इस बार की अगर बात करें, प्रवासी मजदूरों के लिए रेहड़ी फड़ी वाले जो लोग हैं, रोजाना कमाकर खाने वाले जो लोग हैं, उनको लेकर कोई योजना, कोई रणनीति? ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है, इसलिए कोई रणनीति की ज़रूरत नहीं है। उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा है। जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं या कोई भट्ठा के मजदूर हैं, तो वो अपना कार्य वहाँ पे अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। जहाँ तक रेहड़ी फड़ी वालों की बात है, क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, वेजिटेबल्स वगैरह, तो उनका भी कारोबार निर्बाध रूप से चल रहा है। ऑक्सीजन को लेकर भी बात की, रेमडेसिविर को लेकर भी बात की, वेंटिलेटर्स को लेकर भी बात की। क्या आप आश्वस्त हैं कि किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है और आने वाले दिनों में भी पंचकुला वासी कोरोना को लेकर खुद को सुरक्षित महसूस करें? हाँ, जहाँ तक तैयारी की बात है, उसमें हम इस वक्त काफ़ी सक्षम हैं कि अगर कोई और स्थिति इस तरह की आती है तो हम उससे लड़ पाएंगे, हम उससे निपट पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसमें NGOs का हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से जो स्टेप डाउन फैसिलिटीज़ बनाई हैं, 4 या 5 जो मैंने पहले नाम गिनाए हैं आपको, तो उनमें भी हम अपने पेशेंट्स को इलाज कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
और जहाँ तक आईसीयू फैसिलिटीज़ हैं ये भी पंचकुला में पर्याप्त हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई भी ठीक है, तो हम किसी भी स्थिति को निपटने के लिए तैयार हैं। जी, पंचकुला के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? पंचकुला वासियों से मेरी अपील है कि इस कोरोना की लड़ाई को हम सब ने मिलकर लड़ना है। इसमें ये केवल जिला प्रशासन, हेल्थ विभाग या कोई अस्पताल के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। इसमें जन जन का सहयोग चाहिए। प्रत्येक जन अपने कर्तव्यों को समझते हुए जो कोविड का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाए, जो खान पान से संबंधित जितने परहेज हैं वो रखें और ज़रूरत पे ही बाहर निकलें, वैसे अपने घरों में रहें, जो उनको हिदायतें दी गई हैं उनका पालन करें। और अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो इसमें बेझिझक वो अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट आने पर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। ये भी बता दूं कि अगर टेस्ट नहीं करवाया जाता समय पे तो स्थिति गंभीर हो सकती है। गंभीर स्थिति के परिणाम भी फिर गंभीर ही होते हैं। तो उन परिणामों से बचने के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, कोई लक्षण आते हैं, तुरंत कोरोना का टेस्ट कराएं। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की। तो पंचकुला के जिला उपायुक्त मुकेश आहूजा को आपने सुना, जिनका दावा है कि पंचकुला में स्थिति कंट्रोल में है। स्वास्थ्य सुविधाओं की आप बात करें, बाकी सुविधाओं की आप बात करें, स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है, जिसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर लोगों के प्रयासों को भी मान रखे हैं कि लोगों की ओर से सहयोग किया गया है, जिसके चलते सामूहिक प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।